हाँ जी, चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये टॉपिक वैसे तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में कवर होता है या आप इसे फिज़िकल ज्योग्राफी में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन हम आज इसे जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, वो हाल ही में हुई घटना जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक कंट्री है इथियोपिया, वहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उस वोल्केनो का नाम हेली गुब्बी है। वो वोल्केनो इतनी एक्सप्लोसिविटी से इरप्ट हुआ है कि उसकी जो प्लूम्स हैं, जो उसकी लपटें हैं या वो जो मटेरियल लेके उड़ा है ऊपर की तरफ, उसमें से जो मटेरियल निकला है, वो वहाँ से ट्रैवल करता हुआ पाकिस्तान के कुछ इलाकों में और इंडिया के गुजरात और राजस्थान से एंटर करके दिल्ली, यूपी, सिक्किम और चाइना तक अपनी मार मार रहा है। इससे ये साबित होता है कि वोल्केनोज की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के सिलेबस में नेचुरल डिजास्टर में तभी इस टॉपिक को डाला भी गया है। तो हाल ही में हुई घटना और हमारा सिलेबस दोनों को एग्जिस्टेंस ऑफ वांट को इस्टेब्लिश करते हैं और हम इस टॉपिक पे नज़र डालते हैं। तो चलिए, अगर हम वोल्केनो वर्ड की बात करें, तो ये रोमन माइथोलॉजी के गॉड ऑफ फायर वोल्कन के नाम पर रखा गया है। वोल्केनो वर्ड इटली के पास पड़ते एयोलियन आइलैंड्स में एक वल्कन नाम का वोल्केनो है, वहाँ से भी आता है। वोल्केनो को समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा-सा अर्थ को समझना होगा। अगर हम अर्थ की शेप की बात करें, तो अर्थ की शेप एक जियोइड शेप है। मतलब अर्थ पे माउंटेन्स भी हैं, अर्थ पे प्लेटोज़ भी हैं और अर्थ में डीप ओशंस भी हैं और उनकी क्रस्ट भी है। डीप ओशियानिक क्रस्ट, प्लेटोज़, माउंटेन्स, प्लेन्स, तो ये सारे फिज़िकल लैंडफ़ॉर्म्स, फिज़िकल फीचर्स अर्थ पे एग्ज़िस्ट करते हैं। इस करके हम अर्थ की शेप को स्फीयर या सर्कल ना कहकर हम उसे जियोइड कहते हैं। तो अगर हम अर्थ को स्टडी करें और अर्थ के इंटीरियर में जाएं, तो हमें लिथोस्फीयर, मेंटल और कोर ऐसे डिफरेंशिएशंस मिलेंगे। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, तो लिथोस्फीयर सेवरल प्लेट से मिलकर बनता है। लिथोस्फीयर की ये जो प्लेट्स हैं, इनकी हमेशा स्लो मूवमेंट चलती ही रहती है। ये जो प्लेट्स हैं, ये किसके कारण मूव कर रही हैं? इन्हीं प्लेट्स के नीचे जो मेंटल लेयर है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं ये लिथोस्फीयर का पार्ट है और इनके नीचे जो सी लेयर है वो कौन सी है? वो मेंटल है। मेंटल में ही मैग्मा एक जोन क्रिएट होता है। मैग्मा वाले जोन को हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। तो एस्थेनोस्फेयर में पर्टिकुलरली मैग्मा प्रेजेंट होता है। तो लिथोस्फेयर की प्लेट की मूवमेंट्स जो हैं, ये इसी मैग्मा जो कि कन्वेक्टिव सेल्स में घूमता है, इन्हीं के कारण होती हैं। इसी मूवमेंट के कारण लिथोस्फेयर पे दो तरीके की बाउंड्रीज बनती हैं। हालांकि तीन तरीके की बाउंड्रीज भी बनती हैं। तो पहला जो है वो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जहां पे लिथोस्फेयर फॉर्म होता है। दूसरा जो है वो है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जहां पे लिथोस्फेयर डिस्ट्रॉय होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट बाउंड्री, जहां पे लिथोस्फेयर का कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री को थोड़ा और ध्यान से समझें, तो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है, वहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही होती हैं। अब डाइवर्ज करेंगी तभी यहाँ से जो मैग्मा है वो बाहर आएगा और वहाँ पर सॉलिडिफाई होगा और एक नया क्रस्ट, एक नया लिथोस्फेयर फॉर्म कर लेगा। तो जैसे ये प्लेट्स अपार्ट जाएंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से, तो यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा और इनको यहाँ पर एक लेयर फॉर्म कर लेगा। अगर हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री की बात करें, तो ये जो दो प्लेट्स हैं, जो लाइटर प्लेट होगी वो हैवियर प्लेट के ऊपर रहेगी। तो जो हैवी प्लेट है वो लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जैसे प्लेट है, हैवी प्लेट मान लीजिए इसे, और इसे लाइटर प्लेट मान लीजिए, तो ये हैवी प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट कर गई। तो ये बनी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अब ये जो सबडक्ट कर गई है, इस जोन को हम कहेंगे सबडक्शन जोन। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देना हो, तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री का जो एग्जाम्पल है वो है हिमालयाज। हमारी हिमालयाज की फॉर्मेशन जो है वो इसी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर ही हुई है। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हैवी प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो एक लाइटर प्लेट है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, जिसके कारण ही हिमालयाज फॉर्म हुए हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स को ही वोल्केनिक इरप्शंस के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस पे थोड़ा और क्लैरिटी डालने के लिए आप ऐसा समझिए कि जहाँ पर दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, हैवियर प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, तो ये जितना एरिया हैवियर प्लेट का सबडक्ट हुआ है, ये मेल्ट होके मैग्मा की फॉर्म ले लेता है और यही दो प्लेट्स अपने दूसरे एंड पे डाइवर्ज भी हो रही होती हैं। तो ये जो मैग्मा
पृथ्वी के अंदर गया है, ये जो एरिया गया है, मैग्मा बना है, अब जहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही हैं वहाँ से वो एक्सेस या वो मैग्मा बाहर आ जाएगा और वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बन जाएगी। तो चलिए अब हम थोड़ा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पे नज़र मारते हैं। तो वॉल्केनो की अगर टाइप्स की बात करें तो जो सबसे पहली हमें टाइप मिलती है वो है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो किससे फॉर्म होते हैं? ये उस लावा से बनते हैं जो लावा बहुत ही फास्ट पेस में फ्लो कर जाता है। जैसे ही पृथ्वी से बाहर आया, फास्ट पेस में फ्लो कर गया, वहाँ पर शील्ड वॉल्केनोज मिलते हैं। अगर हम शील्ड वॉल्केनोज के एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका के हवाईयन आइलैंड्स पे माउंट माउना लुआ एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है शील्ड वॉल्केनो का, और वो अपने आप में पृथ्वी पे मिलने वाला एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है। इसके बाद जो अगले वॉल्केनो की टाइप है वो है कॉम्पोजिट वॉल्केनो। अगर हम कॉम्पोजिट वॉल्केनो की बात करें तो वो बहुत ही थिक लावा से क्रिएट होता है। वो थिक लावा जब पृथ्वी से बाहर, तो लावा ही कहलाएगा, तो पृथ्वी से बाहर जब थिक लावा आता है तो जब वो निकलता है तो वो इतना थिक होता है कि वो इजीली रन ऑफ नहीं हो पाता, जिसके कारण एक कोन की शेप बन जाती है। तो ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो होते हैं। अगर हम शील्ड वॉल्केनो और कॉम्पोजिट वॉल्केनो में से एक्सप्लोसिविटी की बात करें तो जो कॉम्पोजिट वॉल्केनो होते हैं ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव करेक्टर के होते हैं। अगर हम कॉम्पोजिट वॉल्केनोज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फूजी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अगला जो वॉल्केनो की टाइप है वो है कैल्डेरा। अगर हम कैल्डेरा की बात करें तो कैल्डेरा पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज में से एक है। कैल्डेराज इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब ये एक्सप्लोड करते हैं तो इनका ये जो वेंट होता है वो इनके ऊपर ही गिर जाता है, जिसके कारण ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो की तरह एक टॉल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाते। तो इससे ये भी साबित होता है कि कैल्डेरास को जहाँ से मैग्मा सप्लाई हो रहा है वो केवल ह्यूज ही नहीं है, वो उनकी क्लोज विसिनिटी में भी है। तो मैग्मा चैम्बर जो कैल्डेरास को मैग्मा सप्लाई करता है वो बहुत ही क्लोज विसिनिटी में होता है, जिसके कारण ही वे इतना एक्सप्लोसिव कैरेक्टर ले लेते हैं। अगले जो वॉल्केनो की टाइप है वो है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो अगर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की बात करें, ये भी जब मैग्मा इनमें से निकलता है तो वो इतनी तेज़ रन ऑफ करता है कि कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैग्मा, मतलब उस वक्त तो वो लावा कहलाएगा, तो लावा अपने ऊपर अपने नीचे कवर कर लेता है उतना एरिया। तो अगर हम फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की एग्जांपल देना चाहें तो इंडिया में डेक्कन ट्रैप्स इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारा रीजन डेक्कन ट्रैप से ही बना है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस के अलावा जो अगला वॉल्केनो की टाइप है वो है मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस ये ओशन के बीनीथ हमें मिलती हैं। ये ओशन के बीनीथ 70,000 किलोमीटर लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन में एग्जिस्ट करती हैं। मिड ओशियानिक रिजेस के सेंटर में ये कंटिन्यूअस इरप्शंस का जोन है। अगर हम अटलांटिक में बात करें, अटलांटिक में एजोरेस आइलैंड्स इन्हीं मिड ओशियानिक रिजेस पे फॉर्म हुए हैं। वो एक लावा फॉर्म्ड आइलैंड्स हैं जहाँ की सॉइल जो है वो एक बेसाल्टिक सॉइल है। तो यहाँ पर हमने बात की वॉल्केनो वर्ड को हमने देखा, फिर हमने अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर को स्टडी किया। उसके बाद हमने मैग्मा जहाँ पर फॉर्म होता है एस्थेनोस्फेयर उसके बारे में समझा, और वहाँ पर वो कन्वेक्टिव सेल्स में घूमता है हमने ये देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कि जो हाल ही में घटना हुई है इथियोपिया में, हेले गुबी नाम का जो वॉल्केनो है जो 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है, उसमें से ऐसे प्लूम्स निकले कि जो चाइना तक चले गए। इन प्लूम्स का क्या खतरा हो सकता है, इसे समझने से पहले हम वॉल्केनोज को एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनोज में डिफाइन करते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज वह होते हैं जो फ्रीक्वेंटली टाइम पीरियड के दौरान इरप्ट करते रहें, और डॉर्मेंट हो चुके वॉल्केनोज वह होते हैं जिन्हें एक बहुत ही लंबा समय बीत गया हो और उनमें से कभी कोई इरप्शन की एक्टिविटी ना हुई हो। तो यही इथियोपिया का जो हेले गुबी नाम का वॉल्केनो है वो 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ। उसकी इरप्शन से जो प्लूम्स निकले वो इतनी ऊपर तक चले गए कि वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर करंट्स चल रहे हैं उनके कांटेक्ट में आकर ईस्टवर्ड ट्रैवल करने लग गए। ईस्टवर्ड ट्रैवल करते करते वो इंडिया में आए, इंडिया से वो चाइना तक जाएंगे। तो अब बात आती है कि ये प्लूम्स इतनी हाइट तक
कैसे पहुंच गए। तो ये बात का ध्यान रखिए कि जब भी वॉल्केनो में से प्लूम्स निकलते हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं तो आसपास की सराउंडिंग एयर को वो गर्म करते हैं, जिसके कारण वह हवा गर्म होके और ऊपर की ओर उठती है। तो इन प्लूम्स के अगर हम कंटेंट की बात करें कि इनमें आखिर ऐसा होता क्या है, तो इनमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश, सिलिका कंटेंट, जो कि बहुत ही अब्रेसिव नेचर का होता है। इनका आगे जाके क्या रोल रहता है ये मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ये समझें कि ये जो प्लूम्स हैं, ये जो हवा में इतनी ऊपर तक उठे हैं, ये अब कैसा डिजास्टर क्रिएट करेंगे। तो ये प्लूम्स जैसे ही अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कांटेक्ट में आए तो ये ईस्टवर्ड ट्रैवल करने लगे, जिसके कारण ये इंडिया में राजस्थान और गुजरात के इलाकों से एंटर करके दिल्ली, यूपी और चाइना तक जाएंगे। ये प्लूम्स का जो कंटेंट है उसमें मैंने सिलिका का जिक्र किया था। सिलिका जो कि बहुत ही एक अब्रेसिव नेचर का पार्टिकल है। तो देखिए, अपर एयर एटमॉस्फेयर में ये प्लूम्स अब बह रहे हैं हवा के साथ साथ, लेकिन ये किन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखिए, हमारा जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि पृथ्वी से 10 से 14 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। तो हमारी जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं ये पृथ्वी से 10 से 14 किलोमीटर ऊपर उड़ती हैं, और वहीं पर ही ये जो क्लाउड है, ये जो डस्ट का क्लाउड बना है, जो वॉल्केनिक इरप्शंस के अ, होने से ये जो फॉर्म हुआ है, ये और वो जो प्लेन है, ये एक ही ज़ोन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसका मेजर इम्पैक्ट जो आएगा वो प्लेन्स की वर्किंग में आता है। अगर हम कमर्शियल प्लेन्स की बात करें तो वो ट्विन जेट वाले प्लेन्स होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्लेन के विंग्स के नीचे 2 इंजन लगे होते हैं नॉर्मली। कोई बड़े प्लेन होते हैं तो उनके 4-4 इंजन भी होते हैं। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए, जो प्लेन के विंग्स के नीचे इंजन लगे होते हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं? तो इनका समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप यूँ समझिए कि जैसे ये एक इंजन है, सपोज़ अगर मैं इसका कैप उतार दूँ, तो ऐसा समझिए ये एक इंजन है। तो ये ऐसे प्लेन इधर को उड़ रहा है। तो इंजन का काम क्या है? इंजन का काम है कि वो इधर से हवा को सक करेगा, इनटेक लेगा और यहाँ से हवा थ्रस्ट बाहर को देगा, ठीक है? तो हवा जैसे ही प्लेन के अंदर, इंजन के अंदर जाती है, तो यहाँ से एविएशन फ्यूल इसके अंदर उस हवा के कॉन्टैक्ट में आकर बर्स्ट करता है, जलता है। उस जलने के कारण जो थ्रस्ट, जो गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, उसी थ्रस्ट के कारण प्लेन आगे की तरफ चलता है। तो ये सिंपल सा एक इंजन का मैकेनिज्म है। इधर से हवा का इनटेक और इधर से हवा बाहर। तो ये जो हवा, अब ये जो क्लाउड वाली हवा है जिसमें डस्ट डस्ट का क्लाउड है, ये हवा जब इंजन के अंदर एंटर करेगी तो इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो इंजन के ब्लेड के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो ये हमने इंजन की वर्किंग समझी। अगर हम आगे बात करें तो जैसे ही सिलिका का कंटेंट या पाउडर्ड ऐश इंजन के कांटेक्ट में आता है तो इंजन के कुछ पार्ट्स 1500 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। तो सिलिका का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो जैसे ही वो 1500 डिग्री सेल्सियस के उन इंजन के पार्ट्स के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करके मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो इंजन के टरबाइन के ब्लेड्स हैं वहाँ पर एक ग्लास की लेयर फॉर्म कर लेता है। तो ये ग्लास की लेयर जो अब टरबाइन्स के ब्लेड पे फॉर्म हो गई है, ये इंजन की वर्किंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर हम आगे बात करें तो फिर ऐसी स्थिति में पायलट क्या करते हैं? पायलट कुछ नहीं, इंजन को शट डाउन कर देते हैं। तो इंजन्स के शट डाउन होते ही पायलट्स प्लेन को ग्लाइड कराते हैं और कोल्ड एयर में से पास होने देते हैं। तो कोल्ड एयर जैसे ही उस ग्लास की जो लेयर बन गई है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जो ग्लास की लेयर है वो शटर कर जाती है और प्लेन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में जहाँ पर मान लीजिए कि इंजन रीस्टार्ट ना हो पाए, तो पायलट को किसी भी नियर बाय एयरपोर्ट पे प्लेन को ग्लाइड करवाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। तो इस वोल्केनिक इरप्शंस के कारण जो क्लाउड फॉर्म हुआ है, जो डस्ट का क्लाउड फॉर्म हुआ है, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो आता है वो कमर्शियल फ्लाइट्स की जो कम्युनिकेशन है उनमें आता है, उनकी वर्किंग में। और ये सिलिका कंटेंट एब्रेसिव मटेरियल या पाउडर्ड ऐश ये टरबाइन्स को बहुत ही खतरनाक तरीके में से नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण एयरलाइंस पे बहुत ही भारी भरकम खर्चा भी आता है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड की बात करें तो कई बार यही जो ये जो डस्ट का क्लाउड है, ये
कैबिन के अंदर भी एंटर कर सकता है, जिसके कारण कैबिन की एयर क्वालिटी है उसमें ये डिग्रेड कर सकता है। तो इसके कारण क्या ट्रोपोस्फेयर में रहने वाले ह्यूमंस की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आएगा? नहीं, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटी है ये अपर एयर एटमॉस्फेयर में हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चलती हुई हवा के साथ साथ और कहीं ना कहीं रेनफॉल के साथ साथ इनका इम्पैक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई हेले गुब्बी वोल्केनो की। हेले गुब्बी वोल्केनो जो अफ्रीका में इरप्ट हुआ, जिसमें से कोई लावा तो बाहर नहीं आया, लेकिन प्लूम्स बाहर आए हैं। प्लूम्स की कंपोजिशन बहुत ही, जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स, जिसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से मिलकर ये डस्ट का क्लाउड बना, जो चाइना तक इसने आतंक मचाया। लेकिन अब बात आती है कि वॉल्केनिक इरप्शंस होती कैसे हैं, और दूसरी बात कि वॉल्केनो की एक्सप्लोसिविटी कैसे डिपेंड करती है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा जो प्लेनेट है उसके डीप इनसाइड बहुत ही हाई टेम्परेचर है, जिसके कारण वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होकर मैग्मा की फॉर्म लेती हैं। मैग्मा जो कि एक लाइटर मटेरियल बन जाता है अपनी सराउंडिंग रॉक से, तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो करता है और इरप्ट करता है। इसी को ही हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब ये वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ही हाई एक्सप्लोसिविटी का हो, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये मैग्मा की कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। अगर तो मैग्मा, या यहाँ पर हम वर्ड लावा यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर तो वही आएगा ना, एक्सप्लोड तो लावा ही करेगा ना। तो अगर हम लावा की कंसिस्टेंसी की बात करें, तो लावा जो कि बहुत थिन कैरेक्टर का होता है, जिसे हम बेसिक लावा भी कहते हैं। तो बेसिक लावा जो कि थिन कैरेक्टर का होता है, उसमें से जो गैसेस हैं वो ईजिली पास हो जाती हैं, जिसके कारण गैसेस का वो फोर्स क्रिएट नहीं हो पाता जिससे वो एकदम से एक्सप्लोसिव नेचर से ब्लास्ट करे। अगर हम एसिडिक लावा की बात करें, जो कि थिक नेचर का होता है, वो गैसेस को जो वोल्केनो के बीनीथ से बाहर आती हैं, उनको ईजिली एस्केप प्रोवाइड नहीं करता, जिसके कारण वो वोल्केनो जब ब्लास्ट करते हैं तो वो बहुत ही हाई एक्सप्लोसिविटी से ब्लास्ट करते हैं। तो ये हमने बेसिक और एसिडिक लावा का फ़र्क समझा, जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि थिन और थिक लावा का बहुत ही अहम रोल है वोल्केनो की एक्सप्लोसिविटी को लेकर। तो अगर हम लेस एक्सप्लोसिव वोल्केनो की बात करें, तो अक्सर हवाईयन आइलैंड पे जितने भी वोल्केनोज हैं, उनकी एक्सप्लोसिविटी बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम हाई एक्सप्लोसिविटी की बात करें, तो कंपोजिट वोल्केनो शील्ड वोल्केनो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के होते हैं। तो इन्हीं कंपोजिट वोल्केनो से कई कई बार फाइन डस्ट तो निकलती ही निकलती है, लेकिन बड़े एक घर के साइज़ के बोल्डर भी बाहर आ जाते हैं। और ऐसे ही हमें बोल्डर्स इंडोनेशिया के सिमेरू वोल्केनिक एरप्शंस में देखने को मिले थे। तो सिमेरू वोल्केनो इंडोनेशिया में है, माउंट फुजी जापान में है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मौना लुआ हवाईयन आइलैंड पे है। तो और भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्केनोज मैं आपको बताता हूँ, और उनकी लोकेशन को आप अच्छे से समझें। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वोल्केनोज जो आपकी स्क्रीन पर अभी आए। इन वॉल्केनोज़ के नाम और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आजकल तो आपको इनकी कंट्री भी पता होनी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस चैनल के साथ बने रहिए और अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। गुड लक।